महाराज पृथ्वीराज चौहान कवि चंद्रवरदाई को लेकर यज्ञ स्थल पर आए। उन्होंने चंद्रवरदाई को बताया कि उनके कन्नौज आने का उद्देश्य केवल राजकुमारी संयोगिता से मिलना ही नहीं, बल्कि इस यज्ञ का विध्वंस करना है। ये सुनकर कवि चंद्रवरदाई चौंक पड़े। इधर जयचंद कवि चंद्रवरदाई को लेकर राजकुमारी संयोगिता के कक्ष में आया, जहां पृथ्वीराज भी गणपत डांगी के रूप में खड़े थे, मगर राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। इधर चकोरी जब राजकुमारी के कक्ष में आई तो वो महाराज पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज में देखकर दंग रह गई। उसके इस भाव को देखकर जयचंद चौंक पड़ा। उसने चकोरी से इसका कारण पूछा। चकोरी टाल गई। तभी उसने चंद्रवरदाई को आते हुए देखा। दोनों का आमना सामना हुआ, मगर बात हुई इशारों में। इधर संयोगिता को पता चला कि चकोरी भी अब कन्नौज की नहीं, अनंगपुर की गुप्तचर है। चकोरी को चंद्रवरदाई ने बताया कि महाराज पृथ्वीराज चौहान के यहाँ आने का कारण यज्ञ का विध्वंस है, और मैं इस चिंता में पड़ गई कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को क्या तोड़ पाएंगे पृथ्वीराज चौहान। महाराज की जय हो। हाँ कविराज, कहिए क्या समाचार है? महाराज समाचार तो सब ठीक है, लेकिन अब एक डर सा लगने लगा है कि कोई हमें पहचान न ले। ऐसा क्या हो गया मित्र? महाराज, मैं आज महाराज जयचंद के सामने पकड़े जाने से बाल बाल बचा। वो तो कही कि चकोरी ने बड़ी चतुराई से स्थिति को संभाल लिया। कविराज, आंख में चोली के इस खेल में ऐसे कई अवसर आएंगे जब मृत्यु हमें आंखों के सामने नजर आएगी, मगर जो डर गया समझो मर गया। मुझे अपनी मृत्यु से जरा भी भय नहीं है महाराज। मेरी चिंता तो आपके लिए है। मित्र चंद्रवरदाई, हमारी मृत्यु से बात हो चुकी है और उसने हमें वचन दिया है कि उसकी और हमारी भेंट कन्नौज में नहीं होगी। धन्य है महाराज आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास। हाँ महाराज, चकोरी अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। तो फिर देर किस बात की है चंद्रवरदाई? यहां तो एक एक पल अमूल्य है। चलिए महाराज, चलिए। चंद्रवरदाई, महाकवि चंद्रवरदाई प्रणाम। प्रणाम। महाकवि चंद्रवरदाई, जैसे ही हमें सूचना मिली कि आप कन्नौज में हैं, तो यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही मन में शंकाओं ने जन्म लेना आरंभ कर दिया। आड़ा हमीर, मुझे आप लोगों को यहां देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, और आप लोग भी अपने मन से सारी शंकाओं को निकाल दीजिए, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कन्नौज में क्यों हैं। तो इसका उत्तर है कि शताब्दियों के बाद एक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, और एक ब्राह्मण होने के नाते हमारा यहां आना परम आवश्यक है। आपको यहाँ आने की अनुमति महाराज पृथ्वीराज चौहान ने सहज तो नहीं दी होगी? क्षमा करे सामंत, पृथ्वीराज चौहान ने हमें यहाँ आने की अनुमति नहीं दी, बल्कि हम तो स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आए। और आप देखेंगे कि महाराज जयचंद को भी हमारा यहाँ आना जीवन भर याद रहेगा। मगर आप चारों का यहाँ आना इस उदाहरण को सिद्ध करता है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। कविराज, आपका ये सेवक बड़ा ही मुंहजोर है। ना ना ना, क्षमा कीजिए सामंत। अब अपने स्वामी के सामने मैं क्या मुंहजोरी कर सकता है? अगर स्वामी ना होते तो धृष्टता अवश्य करता, क्योंकि मेरे स्वामी ने महाराज जयचंद के सामने अपना परिचय महाराज पृथ्वीराज के मित्र के रूप में दिया। मगर आप लोगों ने
अपना परिचय उनके शत्रु के रूप में दिया। और शत्रु भी कैसे? देशद्रोही। सेवक, अपने वस्त्रों से बाहर आने की चेष्टा न करो। सामंत हाड़ा हमीर, इन्हीं वस्त्रों ने तो विवश कर दिया है मुझे। यदि मैं अपने वस्त्रों से बाहर आ गया तो मां भवानी की सौगंध आपके सामने ऐसा संकट उत्पन्न हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि मुझे आप अपने वस्त्रों में ही रहने दें। कवि चंद्रवरदाई, क्या यही सिखाया आपने अपने इस सेवक को? क्या इसे ही शिष्टाचार कहते हैं? देखिए हाड़ा अमीर, सच तो यह है कि आप चारों के अनंतपुर छोड़ने का इतना दुख नहीं हुआ था हमें, जितना दुख आप लोगों को यहां देखकर हो रहा है। मैं तो कवि हूं, मैं अपने ढंग से इस दुख को व्यक्त कर सकता हूं, किंतु मेरा सेवक गणपत डांगी केवल मर्यादा के विषय में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसके तन मन पर अनंतपुर की मिट्टी का प्रभाव है। आपको इसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस समय इसके मुख से अनंतपुर की माटी बोल रही है। हाड़ा हमीर, अभी तो हम कन्नौज में ही हैं, भेंट तो होती ही रहेगी। चलो गणपत। चलिए कविराज। एक तो पृथ्वीराज चौहान का चाटुकार और दूसरा चाटुकार का चाटुकार। जी में आता था। नहीं गोविंद राय, नहीं। हम अभी अभी इस राज्य में आए हैं। हम अपनी ओर से महाराज जयचंद को किसी भी तरह की शिकायत का अवसर नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारी सारी की सारी आशाएं महाराज जयचंद और उनके राज्य पर लगी हुई है। देवी, अतिथि आए हैं। अतिथि, प्रणाम देवी। तुम बाहर जाओ और सावधान रहना। जो आज्ञा। आप गरीब की कुटिया में पधारे, मैं धन्य हुई। चकोरी, हमने सोचा भी नहीं था कि तुम कन्नौज में इस तरह हमारा स्वागत करोगी। महाराज, आप
आपकी सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसे तो मैं अपना सौभाग्य ही समझूंगी। तुम जैसे सेवा कह रही हो, हम उसे सहायता कहेंगे। महाराज, आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे? चकोरी, कविराज ने तुम्हें हमारे यहाँ आने का उद्देश्य तो बता ही दिया होगा। हाँ महाराज, यज्ञ विध्वंस करने के लिए पहरे पर तैनात सारे सैनिकों को समाप्त करना होगा, वो भी इस तरह कि एक सैनिक की खबर दूसरे सैनिक तक ना पहुंच सके। और इस कार्य को करने में मैं आपके साथ हूं। बस चकोरी, इतना कहकर तुमने हमारी समस्या का समाधान ही कर दिया है। निसंदेह तुम्हें वहां हमारे साथ ही रहना होगा। हो सकता है किसी विशेष स्थिति में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। आप चिंता न करें महाराज, ये प्राण तो आपके हैं, आपके लिए निछावर हो जाएंगे। महाराज, आप नहीं जानते महाराज जयचंद के लिए मेरे मन में कितनी घृणा है। इस घृणा का कारण क्या है? महाराज, एक आप हैं जो अपने एक साधारण से अंगरक्षक के प्राण बचाने के लिए स्वयं गढ़ी सिरसा जाते हैं। रूप कुंवर ने तो अपने पति का शव मांगा था, किंतु आपकी महानता ने उसे उसका सुहाग लौटा दिया। और एक महाराज जयचंद है, जब मैंने उनसे राजक मल्लिक के प्राण बचाने को कहा तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि राजनीति में तो ऐसे दो चार सर कटते ही रहते हैं, उसके मारे जाने से क्या अंतर पड़ता है। महाराज, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका साथ देकर मैं कोई पुण्य कमा रही हूं। जयचंद से किसी भी अन्याय और अधर्म की अपेक्षा की जा सकती है, और उसी अन्याय और अधर्म का नाश करने आया हूं मैं यहां। महाराज, आज्ञा दीजिए, क्या करना है? सबसे पहले तो मैं अपनी वो तलवार प्राप्त करना चाहता हूं जो मैं यहां छोड़कर गया था। महाराज, आपकी वो तलवार, वो तो राव आल्हा के कक्ष में है। क्या? राव आल्हा के कक्ष में? हाँ महाराज। तब तो मुझे राव आल्हा के कक्ष का मार्ग बता दो, और उसके बाद तुम मुझे यज्ञ स्थल के पास मिलो। महाराज, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं चकोरी, इस अभियान पर हम अकेले ही जाएंगे। बस तुम मुझे इतना बता दो कि राव आल्हा का कक्ष कहाँ है। महाराज, आप और इस वेश में? आपको तो योजना के अनुसार इस समय राव आला के कक्ष में होना चाहिए था। राव आला इस समय यज्ञशाला का निरीक्षण कर रहे होंगे, और आपको इसी मध्यांतर में अपनी सांभरी तलवार उनके कक्ष से ले आनी चाहिए थी। हाँ मित्र, मगर हमने अपनी योजना में एक परिवर्तन कर दिया है। कैसा परिवर्तन महाराज? गणपत डांगी के वेश में न तो हम अपनी सांभरी तलवार को हाथ लगाएंगे और न ही यज्ञ को रोकेंगे। वहां तो हम अपने रूप में जाएंगे, पृथ्वीराज के रूप में। नहीं महाराज, मैं आपको ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगा। अपने वास्तविक रूप को छिपाने के लिए तो आपने ये
गणपत डांगी का रूप धारण किया। कविराज, गणपत का रूप हमने धारा है अपने प्रेम के लिए, राजकुमारी संयोगिता के लिए। यह विवशता हमारे प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन सांभरी तलवार को पुनः प्राप्त करना हमारी विवशता नहीं है। राजसूय यज्ञ को भंग करना भी हमारी विवशता नहीं है। चंद्रवरदाई, प्रेम अपनी जगह है और कर्तव्य अपनी जगह। और यज्ञशाला में किसी ब्राह्मण ने आपको पहचान लिया तो? यही तो हम चाहते हैं मित्र। यदि गणपत डांगी यज्ञ को रोककर चला गया तो जयचंद को उसका भेजा हुआ तमाचा वापस कैसे होगा? जरा सोचो मित्र। जब ब्राह्मण जाकर उसे यह सूचना देंगे और जब वो अहंकारी जयचंद अपने ही तमाचे की गूंज को अपने ही कानों में अनुभव करेगा तो तुम्हें कितना संतोष होगा। जब मुझे भेजे गए अपमान भरे निमंत्रण पत्र के शब्दों की स्याही उसके ही चेहरे पर पुतेगी तो नानासा को कितनी शांति मिलेगी। मैं चलता हूं चंद्रवरदाई। कौन? शत्रु। शत्रु? शत्रु हो तो फिर मेरा वध क्यों नहीं कर देते? हम उन शत्रुओं में से नहीं हैं जो निहत्थों पर पीछे से वार करते हैं। हम तो उनमें से हैं जो सदैव ही वीरों का सम्मान करते आए हैं। सांबर नरेश पृथ्वीराज चौहान? हाँ रावाला, अपनी तलवार की ओर न देखें रावाला। हम यहां आपसे युद्ध करने नहीं आए हैं। तो फिर आपके यहां आने का कारण? हमें इस नगर की एक कन्या से प्रेम हो गया है।
और हम उसी से मिलने यहां आए हैं। हमारा यह अभियान पूरी तरह से निजी है और हम नहीं चाहते कि इस अभियान में किसी का रक्त बहे। आपके कक्ष में आने का कारण तो आप जान ही गए होंगे। हाँ, आप अपनी तलवार वापस लेने आए हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पिछली बार जब आप यहां धरती सिंह के रूप में आए थे तो उसके पीछे भी आपका यही उद्देश्य था। आपने ठीक समझा रावाला, आपसे हमारा कोई बैर नहीं है। हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, मगर क्या करेंगे, महोबा राज्य से हमारी शुरू से ही तनी रही है और आप तो महोबा के नमक हलाल मित्रों में से एक हैं। सांबर नरेश, नमक तो हमने महाराज जयचंद का भी खाया है। आप महाराज जयचंद के शत्रु हैं, इसी नाते आप हमारे भी शत्रु हुए। नहीं वीराला, जयचंद ने आपके साथ छल किया है। छल? हाँ, महाराज जयचंद महोबा राज्य के मित्र हैं। वो तो महोबा नरेश महाराज परमाल के साथ अपनी पुत्री का ब्याह तक करना चाहते थे, मगर उन्हें जैसे ही पता चला कि आपको महोबा राज्य से निकल जाने का आदेश प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने आपको अपने राज्य में बुलाकर महोबा राज्य की दोस्ती और सारे संबंध उठाकर ताक पर रख दिए। यह कैसी नीति है? अगर महाराज जयचंद महोबा राज्य के मित्र होते तो आपको कभी अपने राज्य में शरण न देते। महाराज पृथ्वीराज चौहान, हमने अपनी नई मित्रता को इस दृष्टिकोण से देखा ही नहीं था। सच पूछिए तो जब हमें महोबा राज्य से निकाला गया, हम अपने अपमान से इतने पीड़ित थे कि हमें सोचना ही भूल गए कि महोबा नरेश के मित्र होते हुए भी महाराज जयचंद ने हमें अपने राज्य में क्यों बुलाया है। मगर सांबर नरेश, सत्य तो यह भी है कि हमने और उदल ने महाराज जयचंद का नमक ग्रहण किया है। नहीं राववाला, नहीं। छल की नींव पर रखा मित्रता का यह महल रेत के खरोंदे की तरह होता है। ऐसे व्यक्तियों से संबंध नहीं निभाए जा सकते, परंपराएं नहीं निभाई जा सकती। क्या आपने कभी यह सोचा है कि महाराज जयचंद को आपको नमक खिलाने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि उसमें केवल उनका अपना स्वार्थ था। स्वार्थ। आप महाराज जयचंद को, जो सारी मानवता के शत्रु हैं, उन्हें अपना मित्र समझते हैं, और हम जो इस राज्य से, इस नगर से प्रेम संबंध जोड़ना चाहते हैं, उसे अपना शत्रु समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक विदेशी शत्रु हमारी सीमाओं पर खड़ा हमें ललकार रहा है? ऐसे अवसर पर तो हम सबको अपने सारे पैर भुलाकर उस शत्रु का सामना करना चाहिए। रावाला, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी सिंध और मुल्तान को पराजित करके लाहौर तक आ पहुंचा है। और हमारा यह प्रयास है कि इस क्षेत्र की सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाएं, और रहा प्रश्न इस राजसूय यज्ञ का, तो इसके द्वारा जयचंद अपने आप को सम्राट कहलवाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। उसने हमें भी इस राजसूय यज्ञ का निमंत्रण भेजा है, और यह निमंत्रण भेजकर उसने हमारा अपमान किया है। उसने हमें एक सेवक की तरह इस राजसूय यज्ञ में बुलाया है। क्या? जी हां, ये देखिए। रावाला, हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये सारी बिखरी हुई शक्तियां संगठित हो जाएं। और अब हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि इस राजसूय यज्ञ का
जो जयचंद ने आपके बलबूते पर आरंभ किया है, इसका ध्वंस कर दे। महाराज पृथ्वीराज चौहान। हारा वाला, यदि आप ना होते तो यह राजसूय यज्ञ ना होता। हम एक वीर से, एक चंदेल से, एक सूरमा से यह कहना चाहते हैं कि हमारी और आपकी शत्रुता का स्थान यह कक्ष नहीं हो सकता। वो तो कोई युद्ध स्थल होगा, जहां हम और आप होंगे आमने सामने। और इस बात का निर्णय तो समय करेगा कि कौन अधिक वीर है, कौन अधिक शक्तिमान है, किसके भाग्य में जीतना लिखा है और किसके भाग्य में मरना। इस बात का निर्णय तो समय करेगा। सामर नरेश, आपने हमारा वध न करके हमें बड़ी उलझन में डाल दिया है। इसमें उलझन की कोई बात नहीं है आला। आज निर्णय का समय नहीं है, मगर निर्णय का समय आएगा। यह एक राजपूत का वचन है कि एक दिन हम युद्ध भूमि में मिलेंगे। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वो रही आपकी तलवार, उठाइए। विश्वास कैसे न करें आप पर? आपके मन में बैर होता तो आप हमारा वध कर सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं किया, जो एक सच्चे वीर की निशानी है। सामर नरेश, हमने आप जैसा वीर पहली बार देखा है, मगर एक बात याद रखें, आला किसी का उपकार अपने सर पर नहीं रखता। महाराज पृथ्वीराज चौहान, हम आपको केवल एक रात का समय देते हैं। इस रात में आप जो चाहे कर सकते हैं, मगर महाराज जयचंद का वध नहीं कर सकते। किसी भी स्थिति में उनके प्राणों पर आंच नहीं आनी चाहिए। जाइए, आज के बाद हमारी भेंट किसी युद्ध भूमि में होगी, क्योंकि महाराज पृथ्वीराज चौहान, हम कल भी शत्रु थे, आज भी शत्रु हैं और कल भी शत्रु रहेंगे। राजकुमारी, महाराज, आप? महाराज, आप? जी राजकुमारी। लेकिन महाराज, इतनी रात के आप हमारे कक्ष में, और वो भी अपने असली रूप में। महाराज, किसी ने आपको यहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अगर आपको यहाँ आना ही था तो गणपत डांगी के रूप में आते। नहीं राजकुमारी, जो काम पृथ्वीराज चौहान को करना है वो गणपत डांगी नहीं कर सकता। हम समझे नहीं महाराज। हम समझाते हैं राजकुमारी। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आपके पिता ने हमें राजसूय यज्ञ के लिए निमंत्रण पत्र भेजा था, और जिस तरह का निमंत्रण पत्र हमें मिला, अगर हम उसी तरह उसका उत्तर न दे दें तो धिक्कार है हमारे राजपूत होने पर।
इस उपमान का उत्तर देना हमारी विवशता है राजकुमारी। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। और वो उत्तर है राजसूय यज्ञ का विध्वंस। बस हम इतना ही पूछने आए हैं राजकुमारी कि हम जो करने जा रहे हैं, क्या आप उस निर्णय से सहमत हैं? महाराज, एक भारतीय नारी अपने जीवन में सिर्फ एक बार किसी को अपना हृदय देती है। वो सिर्फ एक बार किसी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। सिर्फ एक बार वो किसी के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में बांधती है। और सिर्फ एक बार वो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेती है। 7 मरने और 7 जीने का वचन देती है। और फिर वो किसी की अर्धांगिनी बन जाती है। अब तक ये सब कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है, लेकिन हमने तो अपना हृदय आपके चरणों में रख दिया है। अब संसार का कोई भी नियम इस बात को स्वीकार करे या ना करे, हम तो आपके हो चुके। आपकी हर आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है, और आपकी इच्छा में ही हमारी इच्छा है। महाराज, आपके इस निर्णय से हम पूरी तरह से सहमत हैं और आपकी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अभियान में हम अकेले नहीं हैं, आप भी हमारे साथ हैं। तो मां भवानी की सौगंध, अब हमारे बढ़ते हुए कदमों को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। राजकुमारी, हमने अपने नाना सा महाराज अनंगपाल तोमर को वचन दिया है कि हम आपको उनकी पुत्र वधू बनाकर अनंतपुर ले जाएंगे। महाराज, हम आपके नाना से मिलने अनंतपुर अवश्य आएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए राजकुमारी। चाहिए महाराज, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप विजयी लौटेंगे।